हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फोकस कॉन्सेप्ट्स में। देखो आज जिस पेपर के हम सॉल्यूशंस करेंगे मैथ्स के, वो पेपर फिर से पीजीटी 2021 का ही एक पेपर है और ये पेपर है फिज़िक्स फीमेल। 29 जून 2021 को ये पेपर हुआ था जिसकी टाइमिंग थी 9 से 12। बाकी ये जो पीडीएफ आपको नज़र आ रही है तो एक कंप्लीट पीडीएफ है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद ये फर्स्ट पार्ट ज़रूर एनालाइज करने हैं। बाकी मैथ्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि 9 अंकीय संख्या, मतलब 9 अंकों की एक संख्या है, आपको नज़र भी आ रही होगी। एक अंक देखो इसका बता नहीं रखा, उसकी जगह एक्स लिखा हुआ है और ये नंबर 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो आप एक्स यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। और उसी एक्स को जब यहाँ आप पुट करोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अब देखो 9 का डिविजिबल टेस्ट आप समझते हो, होता क्या है कि संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, मतलब 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो जितने अंक आपको नज़र आ रहे हैं ना, सबको जोड़ते हैं। 2 और 6 8, 8 और 4 12 और 6 18, 18 और 9 27 और 2 29, और इसके अलावा x। तो 29 प्लस x यहाँ पर संख्या का अंकों का योग बन रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 9 के पहाड़े में आना चाहिए, तो इसके बाद जो अगला नंबर 9 के पहाड़े में आएगा, आप समझ रहे हो 36 होता है। और 36 ये कब बनेगा, जब x को हम 7 लें। तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब सिंपली आप यहाँ पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर आप समझ रहे हो 49, माइनस 3x यानी 3 इंटू 7 21, प्लस 5। तो 49 माइनस 21 जैसे कि 28 होता है, और 5 आप उसमें जोड़ोगे तो आंसर होगा 33। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 आपको नज़र आ रहा है। एक टेबल आपको यहाँ दिखा रखी है और यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स भी बता रखे हैं, और ये सब्जेक्ट्स कितने नंबर का इनके लिए पेपर हुआ था और बच्चे के कितने नंबर आए हैं, देखो ये सब आपको दिखा रखा है। और कहता है कि इन सभी सब्जेक्ट्स में बच्चे के कितने % मार्क्स हैं। तो देखो बचपन से ये चीज़ें हम करते आ रहे हैं। करना क्या होता है कि जितने नंबर हमने लिए अपॉन में जितने नंबर का पेपर था इंटू 100, तो इन सब को देखो जोड़ो और मोटा मोटा जोड़ लेते हैं। ऊपर का 4 2 4 ये सब ख़त्म कर दो। 74 को आप 70 मानते हुए जोड़ो, 42 को आप 40 मानो, तो 70 और 40 110 और 120 यानी 230। 230 और 70 300 और 40 जोड़ोगे 340। अब ऊपर का जोड़ लो, 4 जोड़ोगे 344 और 2 346, 350, 353 और 60 360। टोटल 360 नंबर बच्चे ने लिए आउट ऑफ इतने में से। इसको आप जोड़ोगे तो 100 50 150 150 300 और 100 400 प्लस 50 यानी 450 में से, और परसेंट के लिए इंटू 100। तो जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, 9 से 4 बारी घटा 5 बारी और 5 से 20 बारी, तो 20 गुना 4 होता है 80%। तो 80% यहाँ पर बच्चे के मार्क्स हैं। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है। कहता है 1250 रुपये की राशि 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 1475 रुपये बनने में कितने वर्ष लेगी। अब ये सवाल CI का है या SI का, देखो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो इसलिए आप इसको SI का ही मानोगे। और ये आपका प्रिंसिपल है यानी मूलधन, और ये है मिश्रधन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट। अच्छा, दोनों का अंतर आप समझते हो, ब्याज होता है। दोनों का अंतर करने पर आपको मिलेगा 225। तो मतलब जितने भी वर्ष है उन वर्षों में हमें 225 रुपये ब्याज मिला है। इसके अलावा देखो 1 साल का ब्याज भी आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि प्रिंसिपल आपके पास है। तो 1250 का जब आप निकालोगे 6%, तो यहाँ से आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा और ये ब्याज आपको मिल रहा है 75। अगर 1 साल में 75 रुपये ब्याज मिल रहा है तो आप समझ रहे हो 225 रुपये ब्याज मिलने में पूरे 3 साल लगेंगे, तो यानी 3 वर्षों में ऐसा होगा। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है, मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ। कहता है कि अधिकतम कितने बच्चों में 63 पेन और 98 कॉपियाँ बांटी जा सकती है, जबकि प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर पेन मिलने चाहिए और बराबर कॉपी। अब देखो यहाँ पर हमें जो बांटना है वो 63 तो है पेन और 98 है कॉपीज़। तो जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स होंगे ना, उनमें बराबर ये बांटना है हमने। तो मतलब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। तो आपको नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से एक ऐसा नंबर लेके चलना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। अब इन दोनों को डिवाइड करने वाले बहुत लिमिटेड नंबर है, या तो 1 है या 7 है।
तो इनमें से मैक्सिमम जैसे कि आप समझ रहे हो 7 है, तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 7। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपको नज़र आ रहा है, एजिस से ही क्वेश्चन है और लगभग हर पेपर में एजिस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि वो बात अलग है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रही है, ये भी सिंपल है। कहता है आज से 5 वर्ष बाद, देखो 2021 चल रहा है और 5 वर्ष बाद ना 2026 होगा। तो 2026 में ए, बी और सी की जो भी एजिस होगी तो उनका रेशियो हमें पता है 3:5:2 होगा। इसके अलावा उनकी वर्तमान आयु का योग दे रखा है 125 वर्ष। अब देखो वर्तमान का है योग और 5 वर्ष बाद का है रेशियो। तो होता क्या है, देखो जहाँ पर रेशियो होता है ना, आपको योग भी वहाँ लेकर जाना होता है। अब रेशियो 2026 का है, यानी कि आज से 5 वर्ष बाद का। तो इस योग को भी ना 5 साल बाद बनाओगे, कितना बनेगा। अब कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना सिर्फ 5 जोड़ देते हैं, वो गलती हो जाएगी। देखो यहाँ पर टोटल 3 पर्सन्स है और तीनों की ही एज 5-5-5 से बढ़ेगी, तो ये योग 15 से बढ़ना चाहिए। यानी कि ये जो योग बनेगा 5 साल बाद वो 140 बनेगा तीनों का। और रेशियो के हिसाब से अगर हम चले तो 3 और 5 8 और 2 10, तो 140 ना यहाँ पर 10 यूनिट है। और 1 यूनिट आप समझ रहे हो, 140 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 मिलेगी। तो 14 से मल्टीप्लाई करने पर इन तीनों की देखो एजेस आ जाएगी, लेकिन 2026 की, 5 साल बाद की। सी के बारे में बात हो रही है भाई, तो सी की देखो एज 28 साल होगी 2026 में, जबकि पूछी वर्तमान में जा रही है। तो आप 28 में से ना 5 वर्ष पीछे चले जाओ और आज सी की जो एज है वो 23 साल होगी। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 23 ईयर्स। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको नज़र आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन का है और सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बस इसका अंडर रूट आपको पता होना चाहिए। और जनरली इतने बड़े नंबर के मतलब कोई याद नहीं रखता, तो आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से भी इसका अंडर रूट निकाल सकते हो, वरना देखो मैं आपको एक ट्रेडिशनल तरीका ही बता देता हूँ, कहीं ना कहीं काम ही आएगा। करना क्या होता है, 2-2 का पेयर बनाना होता है और एक ऐसा नंबर सोचना होता है कि उसी से मल्टीप्लाई करने पर 27 क्रॉस ना हो पाए। तो ऐसा नंबर आप समझ रहे हो 5 है, तो 5 × 5 = 25। अच्छा उतना ही यहाँ पर ऐड भी होता है, यहाँ बन गया देखो 10 और 27 में से 25 गया 2, पेयर बनाया था तो पूरा एक साथ पेयर उतरेगा। अब यहाँ एक डिजिट आपको ऐसे चलाना है कि जब हम उसी से ही मल्टीप्लाई करें तो 204 क्रॉस ना हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसा नंबर हमें मिल रहा है 102 × 2, आप समझ रहे हो 204 ही होता है। और जब ये बन जाए 0 तो बस समझ जाना कि यही नंबर इसका अंडर रूट है। तो 52 इसका अंडर रूट है, 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपको 156 मिलेगा। फिर उसमें क्या करना है, आपको 246 भी जोड़ना है और फिर उसमें से माइनस करना है 332। और बिल्कुल लास्ट वाला स्टेप आप समझ रहे हो, देखो डिवाइड पहले होगा, 9 इसको 21 बारी में काटेगा तो 21 और घटाना होगा। अब ये सारी कैलकुलेशन आप एक साथ कर लो, इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को घटाना है। तो देखो 6 और 6 12, 12 में से अगर आप घटाते हो 3 तो 9 बचा, 5 और 4 9 और 9 में से आप 5 घटाओगे 4, 1 और 2 3 में से 3 घटाओगे 0। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 49। इसके बाद देखो फिर से आपको वही टेबल नज़र आ रही होगी जिस पे हमने एक क्वेश्चन अभी ऊपर भी किया है। और क्या पूछ रहा है, सीधा चलते हैं उस पर। कहता है कितने सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट ने ओवरऑल परसेंटेज से ज़्यादा लिया है। ओवरऑल परसेंटेज उम्मीद है आपको याद होगी, अभी ऊपर हमने कैलकुलेट की थी 80%। तो बस आपको ये चेक करना है कि कितने सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स 80% से ज़्यादा है। अब देखो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं 100 में से 74 नंबर आने का मतलब होता है 74%। तो यहाँ तो भाई 80 से ज़्यादा नहीं है। सेकंड सब्जेक्ट देखते हैं। अब यहाँ बड़े ध्यान से देखना है, 50 नंबर में से 42 है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अगर मैं इनको 100 बनाऊँ तो डबल करना होगा, फिर इसके मार्क्स भी डबल हो जाएंगे, 84 हो जाएंगे। तो ये तो 80 से ऊपर है। तीसरा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 124 नंबर जो आ रहे हैं बच्चे के वो 150 में से आ रहे हैं। और परसेंट के लिए क्या करना होता है, इंटू 100। तो 50 से कटा 2 बारी, 50 से कटा 3 बारी, 3 से जितनी बारी कटता है इसको काट देते हैं, लगभग 41। और 41 इंटू 2 भी आप समझ रहे हो कि जो भी है 80 से ज़्यादा है, तो यानी कि ये भी हमें कंसीडर करना है।
इधर देखो 100 में से 73 है तो 73% हुए, यानी कि 80 से कम हुए। और यहाँ पर भी जब आप इस 50 को देखो 100 बनाओगे, डबल करोगे तो डबल इसका 94 होगा, तो यानी कि यहाँ पर भी 80 से ज़्यादा आ रही है। तो ऐसे भाई 3 सब्जेक्ट है जहाँ पर उसके 80% से ज़्यादा है, 3 इसका आंसर होगा। अब देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि 54 लीटर का एक मिश्रण है और उसमें हनी, मिल्क और वाटर 3:4:5 में है। उसके बाद क्या करते हैं देखो कि 1.5 लीटर तो हमने मिलाया हनी और 2 लीटर मिलाया मिल्क। तो अब लास्ट में मतलब इन तीनों का रेशियो क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, 54 को इस रेशियो में बांटोगे 3:4:5 में। तो 3:4:5 में 54 को कैसे बांटना है कि भाई 5 4 9 3 12 और 12 नहीं, ये एक्चुअली 54 है तो 12 यूनिट की वैल्यू 54 हुई। तो 54 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू मिल रही है आपको 4.5। अब 4.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पर जो मिला हनी वो तो 13.5 मिला। अच्छा 4.5 गुना 4 आप समझ रहे हो 18 मिल्क रहेगा और 4.5 गुना 5 यानी 22.5 रहेगा वाटर। अब 1.5 मिलाना है देखो इसमें हनी और 2 मिलाना है इसमें मिल्क, वाटर सेम रहेगा। तो एट लास्ट जो यहाँ पर हनी होगा वो तो 15 हुआ, जो होगा यहाँ पर मिल्क वो 20 हुआ और वाटर अभी भी 22.5 है। बस इनका रेशियो आपको निकालना है। डेसिमल अगर आप हटा देते हो एक एक ज़ीरो ले लो यहाँ पर। अब ये तीनों नंबर 25 से घट रहे हैं। 25 से देखो ये नंबर 6 बार ही घट रहे हैं, 25 से ये नंबर 8 बार ही घट रहे हैं और 25 से ये नंबर 9 बार ही घट रहे हैं। तो इस मिक्सचर में जो रेशियो होगा तीनों का वो 6:8:9 में रहेगा। इसके बाद देखो मेंसुरेशन का है क्वेश्चन नंबर 9th। कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक शंकु का आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 396। अब देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए जो कि होता है पाई आर एल। आर का मतलब रेडियस होता है, एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। अब देखो पाई का मतलब 22/7 हुआ, आर आप एज इट इज़ लिखा रहने दो आर और एल को भी एल लिखा रहने दो और ये 396 है। तो देखो 22 इसको काट सकते हैं, 22 एक कम 22 और 17 और 6 176, 8 बारी में कटा। 18 गुना 7 यानी कि आर इंटू में एल, इन दोनों का प्रोडक्ट 18 सत्ते 126 बनेगा। थोड़ा सा अगर आगे आप सवाल को पढ़ोगे ना तो बोला स्लैंट हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है रेडियस से, तो रेडियस को अभी भी आप आर लिखा रहने दो और इस एल की जगह आप r+5 लिख सकते हो, 5 ज़्यादा है रेडियस से एल, इक्वल्स टू 126। अब देखो यहाँ से वैसे डिटेल करने पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, बट अगर आपकी थोड़ी सी भी नंबर क्रंचिंग अच्छी है तो आप ऐसे दो नंबर्स को सोचो जिनको भाई मल्टीप्लाई करने पे 126 बना सके और दोनों के बीच का अंतर आपको 5 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स होते हैं 9 और 14। अब रेडियस हमें यहाँ से देखो पता चल गई 9 और एल स्लैंट हाइट 14 हुई। अब आपको निकालनी है हाइट, इतना देखो मैं हटा देता हूँ और अब थोड़ा सा समझते हैं। देखो शंकु में क्या होता है कि ये तो हाइट होती है, ये रेडियस होता है और ये स्लैंट हाइट होती है। मतलब यहाँ पर ना पाइथागोरस थ्योरम लगती है और पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू आप समझ रहे हो सिर्फ ट्रायंगल को बना लेते हैं। देखो रेडियस आपके पास 9 है, स्लैंट हाइट 14 है और ये हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। तो h यहाँ पर बराबर होगा अंडर रूट ऑफ 14 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर के। अब 14 का स्क्वायर आपको पता है 196 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो ये आपको मिल रहा है यहाँ से √115। इसीलिए देखो उसने हमसे पूछा था क्लोजेस्ट वैल्यू, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब 115 के आसपास देखो 121 होता है,
जिसका अंडर रूट होता है 11, तो 11 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आपको नज़र आ रहा है, एवरेज से है। कहता है कि 4 साल पहले एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 32 वर्ष थी और वर्तमान में उन्हीं 6 लोगों की और एक चाइल्ड की, एक बच्चे की एवरेज एज मिलाकर भी 32 ही है। तो इस बच्चे की ना वर्तमान आयु आपको बतानी है। करना क्या है, देखो कि पूरा क्वेश्चन ना वर्तमान में ही लेकर आना है। जैसे ये जो एवरेज है 6 लोगों का जो कि 32 है, तो ये 4 साल पहले था। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इन्हीं 6 लोगों का भाई वर्तमान में औसत क्या होगा, तो आपको कुछ भी कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है, देखो 4 साल में क्या हुआ होगा कि हर एक की एज ना 4 से बढ़ती चली होगी, तो एवरेज भी बिल्कुल उतने से ही बढ़ेगा। जितना आप हर एक टर्म को बढ़ाओगे उतना ही एवरेज भी बढ़ेगा। तो यानी कि प्रेजेंट में इन 6 लोगों का जो एवरेज है वो 36 हो जाएगा। और अगर सम मुझे निकालना है तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप समझते हो। एवरेज इनटू में नंबर ऑफ टर्म्स सम को बताते हैं। अच्छा 6 गुना 36, देखो 6 का क्यूब ही हो गया 216। अब एक मेंबर बढ़ने के बाद यानी कि टोटल 7, इन 7 मेंबर्स का एवरेज भी 32 है प्रेजेंट में। तो 32 गुना 7 आप करोगे तो 30 को आप ब्रेक कर लो, मतलब 32 को 30 और 2 में, 30 गुना 7 210, 2 गुना 7 14, और 210 और 14 होता है 224। इन दोनों का जो भी अंतर है ना वो एक मेंबर की वजह से है, और वो मेंबर है चाइल्ड। तो इस चाइल्ड की प्रेजेंट एज होगी 8 साल। इसके बाद देखो आपको नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 11 टाइम एंड वर्क से है, चैन रूल से। कहता है कि m नंबर ऑफ मैन है, हमें बताने रख के कितने हैं, और वो किसी काम को ना 20 दिनों में कर सकते हैं। अगर आप 3 आदमियों को कम लगाते हो काम पर तो क्या होता है कि इनको 4 दिन ज़्यादा लगते हैं काम करने में। अब m की वैल्यू आप इतनी बात से पता कर सकते हो, चाहे तो आप चैन रूल लगाओ, वरना मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा। और m की वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमें काम कराना है m-6 से, मतलब 6 उसमें से घटा लेना आप। अब देखो मोटी मोटी बात क्या पकड़नी है यहाँ से, कि जो काम भाई पहले 20 दिनों में हो रहा था, जो काम पहले 20 दिनों में हो रहा था, अब वही काम 4 दिन ज़्यादा में हुए, तो कितने में हुए आप बोलोगे 24 में। अच्छा 20 दिन में जो काम हो रहा है वही 24 में हुआ है, तो वर्क तो सेम है। तो वर्क हम बना लेते हैं दोनों के एलसीएम से, जो कि होगा 120। अच्छा क्षमता बनेगी 6 और यहाँ बनेगी 5। अच्छा शुरुआत में देखो मैं आपको बताना भूल गया, आप क्या करोगे कि एक आदमी की कार्य क्षमता को ना 1 मानोगे, एक आदमी एक काम करता है। तो अगर यहाँ 6 काम हो रहे हैं तो इसका मतलब 6 आदमी है यहाँ पर, और अगर यहाँ पर 5 काम हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ 5 आदमी है। तो आप देख पा रहे हो कि भाई इन दोनों का अंतर तो 1 आदमी है, मतलब 1 आदमी कम लगाया है हमने, जबकि बता हमें रखा है कि 3 आदमी अगर कम लगाए जाए तो 1 की वैल्यू 3 है, यानी 3 गुना। तो आप इन दोनों को 3 से गुना कर दो, और सिर्फ इन दोनों को ही नहीं, इसी के रेस्पेक्ट में इनका जो वर्क होगा वो भी 3 गुना हो जाएगा। तो टोटल वर्क इस क्वेश्चन का देखो 360 है, लिख देते हैं यहाँ। और नंबर ऑफ मैन जो m है ओरिजिनली वो 18 है। अब आपको m-6 यानी 18-6 12 आदमियों से काम कराना है, तो यहाँ लगेंगे भाई पूरे 30 दिन। तो 30 इस सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 और ये बोट एंड स्ट्रीम से है। क्या कहते हैं कि फाइंड द टाइम टेकन बाय अ बोटमैन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 150 किलोमीटर आपको बोट चलानी है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मतलब प्रतिकूल में, सॉरी अनुकूल में। और अनुकूल में क्या होता है कि बोट और वाटर की स्पीड ऐड हो जाती है। b यहाँ पर बोट की स्पीड है और w यहाँ पर वाटर की स्पीड है। अब हमें देखो बस इतना सा पार्ट कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास b प्लस डब्लू नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड है यानी कि b प्लस डब्लू की जो स्पीड है वो 250% है अप स्ट्रीम का, यानी b माइनस डब्लू का। अब देखो 250% का मतलब दूसरी भाषा में 2.5 गुना होता है। अगर ये स्पीड 1 है तो 1 का 2.5 गुना भाई 2.5 हुआ। या फिर अगर आप डेसिमल की वजह से परेशान हो तो इनको डबल कर दो, आप इसको 2 ले लो और इसको 5 ले लो
और ये रेशियो में है। अच्छा, रेशियो के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई डब्ल्यू की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे दोनों का अंतर करके हाफ करना होता है। तो 5 में से 2 गया 3 और 3 का आधा होता है 1.5। हालांकि ये स्पीड हमें 1.5 नहीं दे रखी बल्कि 15 दे रखी है। तो 1.5 का देखो ये पूरा 10 गुना होता है। तो इसका मतलब है बी प्लस डब्ल्यू वाली स्पीड भी 5 का 10 गुना होगी और वो होगी 50। तो 150 किलोमीटर का डिस्टेंस ना कुल मिलाकर भाई 50 की स्पीड से चलने में आप समझ रहे हो 3 घंटे लगेंगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपको नज़र आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस से है। कहता है एक आदमी 3 बराबर दूरियां चलता है और दूरियां तो बराबर है लेकिन स्पीड अलग अलग है। एक दूरी 3 की स्पीड से चली, दूसरी 4 से, तीसरी 5 से, और जो टोटल टाइम इन तीनों दूरियों को मिलाकर वो लेता है वो है 47 मिनट। तो हमसे पूछा जा रहा है टोटल डिस्टेंस। अब ऐसा है, देखो डिस्टेंस क्या होता है आप समझते हो। डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू में टाइम, लेकिन जहाँ पर इतनी सारी स्पीड्स है तो वहाँ हमें एवरेज लेना होता है उन स्पीड्स का, यानी एवरेज स्पीड इनटू टाइम। अब एवरेज स्पीड क्या होती है? तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम के लिए ना तो डिस्टेंस है और ना ही इन तीनों को चलने में कितना टाइम लिया वो है, मतलब चलो वो तो एक तरीके से है 47 मिनट, बट डिस्टेंस नहीं है। तो देखो कैसे यहाँ हमें 3 इक्वल डिस्टेंसेस में एवरेज स्पीड निकालनी है, क्योंकि तीनों डिस्टेंस बराबर है। तो आप एक ऐसा नंबर डिस्टेंस मान लो जो इन तीनों से डिवाइड हो सके, इनका एलसीएम। तो वो हो सकता है देखो 60। मैंने मान लिया उन तीनों में से प्रत्येक बराबर दूरी 60 है, और 60 अगर 3 की स्पीड से आप चलोगे तो आपको यहाँ टाइम लगेगा 20 यूनिट, यहाँ आपको टाइम लगेगा 15 और यहाँ लगेगा 12। तो टोटल डिस्टेंस देखो जो बना हमारा वो आप समझ रहे हो 60 नहीं है बल्कि 60 60 60 है। 60 एक दूरी थी, तो टोटल डिस्टेंस हुआ 3 गुना 60। और ये भाई अपॉन वाला साइन मत समझ लेना, ये बस मैंने सिंपली लाइन खींची है। तो 3 गुना 60 टोटल डिस्टेंस है, और टोटल टाइम 20 प्लस 15 प्लस 12 47 बन रहे हैं। तो ये तो है देखो एवरेज स्पीड, और जैसे कि मैंने बताया था टाइम से मल्टीप्लाई करना है, और टाइम आपको दे रखा है 47 मिनट, जिसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 47/60। बस सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। 60 से 60 भी कट गया, तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 3। इसके बाद देखो आपको क्वेश्चन नंबर 14 नज़र आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का है। कहता है कि 1512 रुपये में किसी किताब को बेचने पर 5.5% का नुकसान हुआ था एक रिटेलर को, और उसने डिस्काउंट भी दिया था 10%। अब कहता है कि अंकित मूल्य क्या होना चाहिए अगर वो 20% डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो ऐसा है, देखो पहले यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 1512 रुपये तो सेलिंग प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस असल में ना 94.5% के बराबर होगा। 94.5% वो इसलिए होगा देखो क्योंकि सीपी जो होता है ना वो अपने आप में 100% होते हैं, और इतना परसेंट आपको लॉस हो गया तो इतना आप घटा लो, तो बचा 94.5। और सीपी अगर आप निकालना चाहते हो तो 100% आपको निकालना होगा। अब देखो 100% ऐसे निकालेंगे, यहाँ से 1% मिल गया और इनटू 100 करने से 100%। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको सीपी मिल जाएगा। कैलकुलेट करते हैं, देखो इस डेसिमल को उठा के एक ज़ीरो और ले लेते हैं, और मैं इसको 5 से काट देता हूँ। ये 200 बार ही कटेगा और 5 से ही कट रहा है। 5 एकम 5 और 5 अठे 40 और 9। अब 189 भाई 21 के टेबल में आता है 9 टाइम्स, तो देखते हैं ये भी कट जाए शायद 21 से। तो 21 गुना 7 होता है 147, बचा 42, तो 2 बारी में कट गया। और 9 से ये नंबर 8 बारी में कटा, और 8 गुना 200, तो सीपी यहाँ पर हमें मिल रही है 1600 रुपये। इतनी बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। अब मैं इसको हटा देता हूँ। सीपी भाई हमने निकाल लिया 1600 रुपये, और सीपी ही इम्पॉर्टेंट है। देखो प्रोडक्ट सेम है
किसी भी प्रोडक्ट का सीपी ही नहीं बदलता, सब कुछ बदल जाता है। मार्क प्राइस भी आप जितना मर्जी लिखो, प्रॉफिट लॉस जैसे आप चेंज करोगे तो एसपी भी चेंज होगा, बट सीपी सेम रहते हैं। अब देखो इसी सामान पर आप कमाना चाहते हो 20% का प्रॉफिट, तो आप समझ रहे हो इसका 10% तो 160 होगा और 20% 160 का डबल यानी 320 होगा। तो इसका मतलब है हर हाल में ये सामान बिकना चाहिए 1920 रुपये का। और 1920 में जो आप बेच रहे हो ना, वो तो डिस्काउंट देने के बाद बेच रहे हो, 20% डिस्काउंट देने के बाद। 20% को अगर हम समझें तो इसकी फ्रैक्शन 1/5 होती है। 20% का मतलब होता है कि अगर लिखा हुआ प्रोडक्ट पर 5 है तो एक का तो भाई आपने डिस्काउंट दे दिया, तो बेचोगे आप उसको 4 रुपये में। बस 4 की वैल्यू देखो इतनी है, बेचा हमने 1920 में है। अगर 4 की वैल्यू 1920 है तो 1920 को आप 4 से डिवाइड कर लो, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको मिलेगी 4 गुना 4 16, 8 और 0। तो फिर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 गुना 480, यानी कि मार्क्ड प्राइस जो रहेगा ना वो 2400 रहेगा। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं देखो कि 40% ऑफ अ नंबर इज़ इक्वल टू 4/7 ऑफ अनदर नंबर। अब मान लो यहाँ पर ए और बी दो नंबर्स हैं और ए का 40% की फ्रैक्शन आप समझ रहे हो 2/5 होती है, इक्वल्स टू किसके इक्वल है, दूसरे नंबर के 4/7 के। और बस दोनों नंबर्स का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। आप करोगे क्या कि इसी ए के नीचे ना इस बी को ले आओ और उधर 4/7 है ही, और ये 2/5 जब उधर जाएगा तो 5/2 हो जाएगा, और आप इसको कैलकुलेट कर लो बस। तो आंसर आपको मिलेगा 10:7। यही सवाल का आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको बता रखा है कि भाई एक आउटलेट है और वो जो पिज़्ज़ा बेचता है वो तो रेड से रिप्रेजेंटेड है, और वो जो बर्गर्स बेचता है वो ब्लू से रिप्रेजेंटेड है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा है इसने कि रेशियो बताना है कि वेडनेसडे को कितने तो बर्गर्स बेचे। अब देखो वेडनेसडे में ना इतने बर्गर्स बेचे हैं 320, और इसी का रेशियो हमें बताना है जितने पिज़्ज़ा बेचे उसने ट्यूसडे में। अब ट्यूसडे में जो पिज़्ज़ा बेचे वो आपके सामने है 240, और बस दोनों का रेशियो बनाना है। 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, 8 से नंबर 4 बारी कटा और 8 से 3 बारी। तो आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 4:3। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको नज़र आ रहा है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का जो सबसे आसान तरीका होगा वो ये होगा कि आप इधर भी 4 × 11 की फॉर्म बनाओ। अब वो कैसे बनेगा, जैसे कि ये 16 है ना, तो आप समझते हो 4 का स्क्वायर होता है 16। हम 16 की जगह 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वही जो पावर 2 आप ऊपर लिख रहे हो वो मल्टीप्लाई होगी 2/6 के साथ, और इनटू में 4 की पावर a/6, और इनटू में 11 की पावर 4 + b। तो देखो अगले स्टेप में आप क्या करोगे कि सेम बेस है, पावर्स ऐड हो जाएगी। तो जब पावर्स आप ऐड करोगे 4/6 में जब आप a/6 जोड़ोगे तो 6 तो डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा, ऊपर बन जाएगा 4 + a, और इनटू में सेम 11 की पावर 4 + b। अब आप इसको इक्वल देखो इसके, तो आपको देखने से मिल रहा है देखो 4 4 कैंसिल कर दो, तो आप पावर्स को इक्वल कर सकते हो। मतलब 5/6 जो है ये 5/6 बराबर होगा इसके, मतलब 4 + a/6 के, और 6 से 6 भी कैंसिल कर लो। आप समझ रहे हो a की जगह 1 होना चाहिए तभी ये 5 बनेगा। तो देखो a की वैल्यू तो मिल गई आपको 1। अब देखो 11 वाले पार्ट को आप इसी के साथ देखोगे, और 11 से 11 कैंसिल हो गया, तो आपको देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ थोड़ी सी जगह है, तो 12 जो होगा ना वो इक्वल्स टू होगा 4 + b के। बाकी आप समझ रहे हो कि b की जगह आपको 8 लेना होगा तभी ये 12 बनेगा, तो b 8 हो गया। अब आपको क्या करना है देखो a + b, और a + b आप समझ रहे हो आंसर इस क्वेश्चन का होगा 9। इसके बाद चलते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 18 में, और ये भी क्वेश्चन आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि लगभग हर शिफ्ट में आ रहे हैं। इसमें हमें निकालना है कि सबसे छोटी फ्रैक्शन कौन सी है।
तो देखो मैं आपको पहले से ही बताता आया हूँ कि ये जो क्वेश्चन आप आ रहे हैं इनमें कोई शॉर्टकट आप नहीं ले सकते और आपको मतलब डिटेल ही चलना होगा डिवाइड करते हुए। तो जैसे ही इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, आप समझ रहे हो भाई, सबसे पहले तो डेसिमल ही लगाना होगा और यहाँ एक ज़ीरो लेनी होगी। अब 181 कितनी बारी लगभग 800 को काट सकते हैं। देखो मोटा मोटा आप टेबल पढ़ोगे ना तो 18 गुना 4 72 होते हैं, तो इसका मतलब है 180 गुना 4 720 होते हैं, तो लगभग 0.4 टाइम्स तो काट ही सकते हैं। इस पर आते हैं फिर से देखो यहाँ पॉइंट लगाओगे और यहाँ ज़ीरो। अब आप इसको 200 मान लो और 200 गुना 3 600 होता है, तो मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना वो 0.3 से शुरू होगी, तो मतलब इसको तो काट ही दो क्योंकि इन दोनों में स्मॉलेस्ट अभी तक यही निकले। अब आ जाते हैं इस पर। फिर से जब आप डेसिमल लोगे यहाँ पर और एक ज़ीरो ऊपर लोगे तो आप समझ रहे हो 200 गुना 4 भी 800 होता है और ये तो 950 है, तो 0.4 तो बनाएगा, तो इसको भी काट दो क्योंकि उससे छोटा ऑलरेडी कैलकुलेट हम कर चुके हैं सेकंड को। अब जो फाइनल रिजल्ट आपको देखना है ना वो देखना है सेकंड और फोर्थ में। तो देखो सेकंड और फोर्थ को अब हम दो मतलब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक सॉल्व करने वाले हैं। जब यहाँ पर पॉइंट लगा के आप ज़ीरो लोगे और 200 इसको मानोगे तो 200 गुना 3 आप समझ रहे हो 600 होता है, जबकि ये 199 में था, यानी कि 3 और घटाना होगा, तो मतलब 3 बारी में ना ये 597 बनेगा और 597 जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका बचेगा 163 और एक ज़ीरो ले लिया हम। अब देखो लगभग 200 इसको 8 बारी में, तो मैं कह सकता हूँ 0.38 इसकी वैल्यू बन रही है। इधर पॉइंट लेके जब आप ऊपर ज़ीरो लिखोगे तो आप समझ पा रहे हो 17 3 51, 3 बारी में तो ये करेगा ही करेगा। 171 गुना 3 देखो और लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो 513 बन रहे हैं और 513 जब आप इसमें से घटाओगे तो बच रहा है 67, एक ज़ीरो और ले लेते हैं। अब 171 देखो इसको 4 बारी में भी नहीं कर सकता, सिर्फ 3 बारी तक कर पा रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इन दोनों में स्मॉलेस्ट यही है, तो बस आंसर इस क्वेश्चन का होगा फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद आ जाते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 19 में। यहाँ क्या कहते हैं कि एक परीक्षा में 68% जो बच्चे हैं वो पास हुए मैथ्स में। तो देखो ये पास होने वाले बच्चे मैं एक तरफ लिख देता हूँ, तो मैथ्स में पास होने वाले बच्चे हैं 68%। उसी तरीके से 62 स्टैटिस्टिक्स में पास होते हैं और कहता है 40% दोनों में पास होते हैं। देखो ये रिपीटेड डाटा होता है बोथ वाला, आपको करना क्या होगा इन दोनों को जोड़कर बोथ वाला डाटा हटाना होगा, तब जाकर आपके पास आएंगे कि हाँ नेट इतने % बच्चे पास हैं। इन दोनों को जोड़ने से जैसे कि आप समझ पा रहे हो 60 और 60 120 और 10 130%। और बोथ वाला डाटा देखो माइनस होता है, बोथ वाला डाटा कितना है 40%। तो 130 में से जब आप 40 घटाओगे ना तो इसका मतलब है कि भाई कुल मिलाकर जो बच्चे पास हुए वो 90% है। और कोई भी डाटा अपने आप में देखो 100% होता है, तो 10% बच्चा फेल होगा दोनों सब्जेक्ट्स में, और ऐसे बच्चों की संख्या आपको बता रखी है 300। अगर 10% सॉरी 300 नहीं 30, अगर 10% 30 है और हमसे पूछ रहा है टोटल कैंडिडेट जो कि 100% होंगे, तो एक ज़ीरो और लगा दो आप, यानी कि टोटल 300 बच्चों ने यहाँ पर परीक्षा दी। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, कहता है कि जो वैल्यू है पेरीमीटर की वो 4√3 गुना है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की। अब देखो पेरीमीटर जो होता है परिमाप वो 3a होता है और ये बराबर है 4√3 गुना किसका 4√3 गुना एरिया का। एरिया आपको पता है समबाहु का √3/4a² होता है। तो बस यहाँ से कैलकुलेट करने पर साइड यानी कि a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देखो 2a है तो एक यहाँ से काट दो और √3 इंटू √3 आप समझ रहे हो 3 बनाता है, वो इस 3 को काट देगा और 4 से 4 भी कट गया, तो a की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है 1 यूनिट। तो इस सवाल का आंसर रहेगा 1 यूनिट। बाकी भाई यहाँ ये पेपर ख़त्म होता है, जल्द मिलते हैं अगले पेपर के साथ, जब तक आप इसको कंप्लीट करो। थैंक यू, बाय।